BA फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान प्रथम बुक पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है कि घर में कार्य किए जाने वाले कार्य को संसाधन जो घर में काम में आने वाले जो उपकरण हैं उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, यानी गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्वों के अंतर्गत ही संसाधन पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। यहाँ संसाधन व्यवस्था से संसाधनों का संगठन करना एवं उसे गतिशील बनाना है। संसाधनों के बिना कार्य करना एवं लक्ष्य तक पहुँच पाना संभव नहीं है। व्यवहारिक एवं बुद्धिमान परंतु उनके पास संसाधन, धन, समय एवं शक्ति नहीं हो तो वह चाहकर भी लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते। प्रत्येक परिवार के पास चाहे वह अमीर हो या गरीब हो अनेक संसाधन उपलब्ध होते हैं। उनके संसाधनों की प्रकृति अलग हो, अमीर एवं गरीब दोनों के संसाधनों की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। किसी के पास समय अधिक है तो किसी के पास शक्ति है तो किसी के पास धन अधिक होता है। अतः उपलब्ध संसाधनों को किस तरीके से उपयोग कर उसे जिससे कि उसे अधिकतम लाभ मिलता है। गृह व्यवस्था में पारिवारिक संसाधनों का उपयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति की जा सके। पारिवारिक संसाधनों का उपयोग यदि पूर्ण कुशलता, निर्णयता, विवेकशीलता एवं मितव्ययिता पूर्वक किया जाए तो इसमें कोई भी पारिवारिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की अर्थात सर्वोत्तम गृह प्रबंधन के लिए संसाधनों का कुशल होना अति आवश्यक होता है। और संसाधनों का वर्गीकरण निकेलवेन डॉर्सी के अनुसार निकेलवेन डॉर्सी ने अपने अनुसंधान में 2 भागों में बांटा है, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन बुद्धि, ज्ञान, रुचि, कौशल, शक्ति, अभिव्यक्ति आदि ये मानवीय संसाधन है। और अमानवीय संसाधन इनके अंतर्गत सामुदायिक सुविधाएं, समय, धन, वस्तुएं अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। और वर्गीकरण में पहला ही आता है हमारा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित गुण होते हैं, यानी व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित गुण होते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार के सदस्यों के जन्मजात एवं अर्जित दोनों ही आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताएं सीमित होती हैं, परंतु निरंतर अभ्यास और ज्ञान वृद्धि द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। निरंतर अभ्यास और ज्ञान की वृद्धि के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की रुचि, समय, शक्ति, ज्ञान, कौशल, चातुर्य, अभिवृत्तियाँ आदि प्रमुख मानवीय संसाधनों कहलाते हैं। मानवीय संसाधनों में समाज द्वारा दी गई सुविधाएं जैसे चिकित्सा, परामर्श, शैक्षणिक सुविधाएं, सामाजिक शिक्षाएं आदि मानवीय संसाधन अमानवीय संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान होते हैं। मानवीय संसाधन जो है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान होते हैं, क्योंकि एक योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति अपने कौशल, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्यता से अमानवीय संसाधनों को कुछ ही समय जैसे दिन, महीनों, वर्षों में जुटाया जा सकता है। जबकि अमानवीय संसाधनों से देर से तुरंत ही आसानी से मानवीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत ही आता है हमारा पहला योग्यता। योग्यता एक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ योग्यता देकर इस धरती पर भेजा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में प्रवीण एवं कुशल होता है, चाहे वह शारीरिक कार्य हो चाहे वह मानसिक कार्य हो। निरंतर अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से व्यक्ति अपनी योग्यता में वृद्धि कर सकता है। सेकंड, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत ही आता है रुचि एक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। इस रुचि के होने पर कार्य कुशलता बढ़ जाती है। तन, मन एवं धन ये तीनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध जुटाते हैं। जब व्यक्ति में काव्य के प्रति रुचि होगी तो वह काम को पूरे मनोयोग से करेगा, जिससे उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत ही आता है हमारा ज्ञान।
बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उपकरण और जो भोज्य सामग्रियां उपलब्ध हैं। गृहिणी अपने ज्ञान का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है, उन्हें संतुष्ट कर सकती है। अब आता है मानवीय संसाधनों के अंतर्गत ही शक्ति। परिवार के सदस्यों की शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारिवारिक संसाधन है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह शारीरिक कार्य हो चाहे वह मानसिक कार्य, जैसे पढ़ना, लिखना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना पकाना, कपड़ा धोना, इनमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति शारीरिक शक्ति न होने पर व्यक्ति इन कार्यों को नहीं कर सकता। अब आता है वर्गीकरण में ही अपना अमानवीय संसाधन। अमानवीय अर्थात भौतिक संसाधन धन से प्राप्त किए जाते हैं। ये धन से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें सूंघना एवं स्पर्श द्वारा पहचाना जा सकता है। मकान, स्कूटर, भोज्य सामग्री, वस्त्र, चल एवं अचल संपत्तियां, औजार, बर्तन, उपकरण आदि वस्तुएं भौतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। धन से प्राप्त जो कि पैसे से प्राप्त होने वाली सारी सुविधाएं, जैसे पार्क है, बगीचा है, अस्पताल है, डाक सेवा है, स्टेशन, विश्रामालय, पुस्तकालय, रेल, बस आदि भौतिक संसाधन या अमानवीय संसाधन होते हैं। भौतिक संसाधन के अंतर्गत ही निम्नलिखित सुविधाएं आती हैं। पहला आता है इसमें धन। अमानवीय संसाधन के अंतर्गत ही पहला पॉइंट है हमारा धन एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है। धन के बिना किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र का उत्थान करना संभव नहीं है। धन से संसार की लगभग सभी भौतिक वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, फर्नीचर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उच्च शिक्षाएं, सारी चीज़ें धन से ही प्राप्त की जा सकती हैं। अमानवीय संसाधन के अंतर्गत ही आता है हमारा सेकंड भौतिक वस्तुएं। वे सभी भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम सभी रोज ही दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे भोज्य सामग्री है, किताबें हैं, कॉफ़ी, मेज, मकान, कपड़ा, पलंग आदि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और धन के विनिमय द्वारा इन्हें खरीदा जा सकता है, यानी धन को देकर के इन्हें खरीदा जा सकता है। अब आता है अमानवीय संसाधन के अंतर्गत ही हमारा सामुदायिक सुविधाएं। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती है जिनके लिए व्यक्ति या परिवार को कोई धन नहीं खर्च करना पड़ता, बल्कि समाज का अभिन्न अंग होने के नाते वह उनका उपयोग करता है, जैसे पार्क, पुस्तकालय, रेलगाड़ी, अस्पताल, स्कूल, यातायात, डाक सेवाएं, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, महाविद्यालय, सड़क आदि। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए इन सारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, परिवार को सरकारी एवं अर्ध सरकारी या निजी संस्थानों से कुछ निर्धारित शुल्क भी चुकाना पड़ता है। फिर आता है अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है समय एवं ऊर्जा। कुछ विद्वानों ने समय एवं ऊर्जा को मानवीय संसाधन माना है। मानवीय संसाधन न मान करके उन्हें भौतिक संसाधन या अमानवीय संसाधन के अंतर्गत माना है। कुछ विद्वानों ने समय एवं ऊर्जा को मानवीय संसाधन माना है। जब कोई व्यक्ति वह अपनी ऊर्जा एवं समय का सदुपयोग कर किसी कार्य को करते हैं तथा लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब यह मानवीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति यानी कुछ कार्य को समय एवं ऊर्जा का सदुपयोग करके कार्य के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो उसे मानवीय संसाधन कहा है। परंतु जब पैसा खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य यानी पैसे को खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को करवाते हैं तो समय शक्ति बचत के उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो वह भौतिक संसाधन या अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब आता है इसी के अंतर्गत कि संसाधनों की विशेषताओं के अंतर्गत ही, यानी कि सभी जो संसाधन होते हैं वे सीमित होते हैं। समस्त संसाधन उपयोगी होते हैं। संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। इसमें संसाधन चाहे मानवीय हो या भौतिक, इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इन्हें पहचानना व इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि गृह प्रबंधन में संसाधनों का विशेष महत्व होता है। पहला आता है सभी संसाधन जो है वह सीमित होते हैं। संसाधनों की सबसे बड़ी खूबी है कि वे सीमित होते हैं, चाहे वह धन हो, समय हो, शक्ति हो या भौतिक वस्तुएं, जबकि आवश्यकता असीमित एवं अनंत होती है। सीमित संसाधनों का उपयोग कर लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। यदि संसाधन सीमित नहीं होते तो प्रबंधन प्रक्रिया की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। संसाधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पूर्ण निर्धारित लक्ष्य
लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है एवं परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता को संतुष्ट करना होता है। इसी के बाद सेकंड आता है कि जो है समस्त संसाधन उपयोगी होते हैं। विशेषताओं के अंतर समस्त जो संसाधन होते हैं वह उपयोगी होते हैं। किसी परिवार में कौन सा संसाधन ज़्यादा उपयोग आता है और कौन सा बिल्कुल ही कम उपयोग में आता है, तो उस परिवार की आवश्यकताएं, रुचियाँ एवं अभिवृत्तियों, उनकी अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है। जैसे कुल्हाड़ी, दराती या हंसिया एक भौतिक संसाधन है। इसकी उपयोगिता जो है वो मजदूर, किसान, लकड़हारे परिवार में अधिक होती है, और जबकि कागज, कलम, फर्नीचर, अलमारी आदि वस्तुओं की उपयोगिता पढ़े लिखे परिवारों में अधिक होती है। जो कि एक जो संसाधन है परिवार के लिए उपयोगी हो सकता है। फिर आता है संसाधन जो है वो है विकसित किए जाते हैं। संसाधनों का विकास किया जा सकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता पड़ने पर संसाधन विकसित की जो परिवार है, व्यक्ति है, समाज एवं राष्ट्र जितना अधिक संसाधनों का विकास अपने मेहनत, ज्ञान, बुद्धि, बल, कौशल आदि के प्रयोग के द्वारा करता है उतना ही समृद्ध, उन्नत एवं प्रगतिशील कहलाता है। फिर होता है संसाधन वैकल्पिक। संसाधनों का उपयोग वैकल्पिक है। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार ही संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे एक कामकाजी महिला समय अभाव की दशा में दोपहर का भोजन घर पर न बना करके बाजार से ही बना बनाया भोजन मंगवा कर परिवार के सदस्यों को उपलब्ध करवा सकती है। अतः वह समय की बचत व धन व्यय करके इस प्रकार समय प्रतिस्थापन धन में करती है। कामकाजी जो महिला उनके लिए समय एवं धन की अपेक्षा अधिक कीमती है। फिर आता है पारस्परिक संबंध। इन संसाधन जो है पारस्परिक संबंधित होते हैं। सभी संसाधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। किसी भी कार्य के संपादन के लिए न केवल एक संसाधन की जरूरत होती है बल्कि कई संसाधनों की आवश्यकता भी इसके अंतर्गत पड़ती है। कई संसाधनों की इसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। अब आता है संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य की। संसाधनों के उपयोग के क्या प्रत्येक संसाधन जो है वह उपयोगी होते हैं, चाहे वह समय हो, शक्ति हो, धन हो या मानवीय संसाधन है। व्यक्ति, परिवार संसाधनों का उपयोग किसी सीमा तक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करता है। जीवन में सफलता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति संसाधनों की उपलब्धता किसान बुद्धि पर निर्भर करती है। कई जो संसाधन है वे समस्त धनाढ्य परिवार समस्त संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी परिवार में कलह, द्वेष एवं असंतोष का वातावरण छाया रहता है। जिनमें आता है संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य के आधार पर पहला पॉइंट आता है लक्ष्यों की प्राप्ति। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का होना अत्यंत जरूरी है। उसमें कहीं इसके अधिक उपयोग से पारिवारिक जो लक्ष्य हैं, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति संसाधनों के उचित उपयोग से होती है। अतः संसाधनों का वितरण परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह से किया जाना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति हो सके। जैसे संतुलित पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए समय एवं शक्ति, भोज्य सामग्री, बर्तन, उपकरण, ईंधन आदि की आवश्यकता होती है। फिर आता है परिवार के सदस्यों का उद्देश्यों के अंतर्गत ही परिवार के सदस्यों का विकास। परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना नितांत आवश्यक होता है। सही समय पर संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए तो परिवार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास होता है और परिणाम स्वरूप परिवार उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता है। इसके बाद आता है संतुष्टि की इच्छा। लक्ष्यों की प्राप्ति से जब लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है तो उनसे हमें संतुष्टि मिलती है। संसाधनों के उचित उपयोग से न केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है पर उनमें परम सुख, शांति, आनंद, हर्ष, उल्लास की भी अनुभूति होती है, जिससे उनका जीवन प्रसन्न एवं आनंदित रहता है। फिर इसी के उद्देश्यों के अंतर्गत ही आता है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों का उपयोग व्यक्ति, परिवार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इसके लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कि संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक।
संसाधनों को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। पारिवारिक संसाधनों की प्राप्ति करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर। समाज में विभिन्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, अभिवृत्तियाँ भी उनकी भिन्न भिन्न होती है। धनाढ्य के लोग धन व्यय करके अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकते हैं तथा अनेक भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग भी कर सकते हैं। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा रहता है। परिवार के सदस्य संतुष्ट एवं प्रसन्न रहते हैं। सेकंड आता है पारिवारिक संसाधन प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत ही पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र भी संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। प्रत्येक जो परिवार उनके विभिन्न जीवन चक्र से होकर के गुजरना पड़ता है। पारिवारिक जो जीवन चक्र है वह हमेशा एक साथ नहीं रहता। समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ने के साथ साथ संसाधनों की उपयोगिता में भी अंतर आता है। फिर आता है परिवार का आकार एवं संगठन। परिवार का आकार एवं संगठन भी पारिवारिक संसाधन को प्रभावित करता है। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है तब अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही परिवार की विशेष अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था आदि अवस्थाओं से उन्हें होकर के गुजरना पड़ता है। फिर होता है कामकाजी महिलाएं। कामकाजी जो महिलाएं उनकी दिनचर्या या आवश्यकता हेतु घरेलू जो महिलाएं उनसे भिन्न होती है। कामकाजी महिलाओं के लिए समय अमूल्य है, जबकि घरेलू महिलाओं के लिए समय का कोई महत्व नहीं होता। कामकाजी जो महिलाएं समय को बचाने के लिए धन, समय एवं शक्ति के बचत के उपकरणों एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। समय अभाव की दशा में वह घर में नाश्ता नहीं बना करके बाजार से बना बनाया नाश्ता उपलब्ध करवाती हैं। घरेलू महिलाएं अपने अधिकांश समय को पड़ोसी के साथ बात करने, आराम फरमाने आदि में व्यतीत करती हैं। ये है उसको पारिवारिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक। इसी के अंतर्गत ही आता है संसाधनों के उपयोग के सिद्धांत। प्रत्येक जो व्यक्ति है परिवार के पास कुछ न कुछ मानवीय और भौतिक संसाधन अवश्य उपलब्ध रहते हैं। वह संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। लक्ष्य प्राप्ति करना। संसाधनों के उपयोग का जो पहला सिद्धांत है वह है लक्ष्य निर्धारण। सिद्धांतों के अंतर्गत ये लक्ष्य का निर्धारण, पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारण करना। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते तब तक संसाधनों के उपयोग की बात निरर्थक एवं उद्देश्यहीन है। प्रत्येक परिवार अपने मूल्य, दर्शन, रुचि, अभिवृत्तियां आदि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करता है। फिर होता है योजना। सिद्धांत के अंतर्गत ही योजना बनाना। संसाधनों के उपयोग का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत योग्यता बनाना है। लक्ष्य की प्राप्ति किस तरह से की जानी है, क्या संसाधन उपयोग किए जाते हैं, किस समय किए जाते हैं और कौन सा व्यक्ति किस कार्य को कर रहा है, इसको पहले योजना बना करके किया जाना चाहिए। अनेक बातों पर योग्यता बनाना आवश्यक होता है। बिना योजना बनाए कार्य करना तुक्का लगाना अथवा अंधेरे में तीर मारने की भांति होता है। योजना बनाते समय उपलब्ध संसाधनों का विचार भी किया जा। फिर संसाधनों को एक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है कि संसाधनों को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। योजना बना देने से ही लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती। योजना बनाने के उपरांत संसाधनों को एकत्रित करना जरूरी होता है। जब तक संसाधनों को एकत्रित नहीं किया जाता तब तक लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचना या सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होता। ये संसाधन के अंतर्गत उनके सिद्धांत जैसे लक्ष्य प्राप्ति, योजना बनाना और संसाधनों को एकत्रित करना। निकेल-लेवन-डॉर्सी में दो भागों में इन्हें विभाजित किया, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। संसाधनों की विशेषता के अंतर्गत जो सभी संसाधन होते हैं वह सीमित होते हैं, सभी संसाधन उपयोगी होते हैं, संसाधनों को विकसित किया जाता है और संसाधन वैकल्पिक उपयोग के लिए है और पारस्परिक संबंध भी इनके अंतर्गत होता है। संसाधनों के उद्देश्य और उनको प्रभावित करने वाले कारक।